गुड इवनिंग बेटा। क्या हुआ वैभव? इक्वल सेट में दिक्कत हो रही है? कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर से बता देंगे। चलिए अभी वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट। हाँ जी बेटा, डीपीपी मैंने भेजी थी आज मॉर्निंग में। तो होप सो आप लोगों ने ट्राई कर ली होगी। अच्छा, कितने बच्चों ने ट्राई किया? एक बार ये हाथ खड़े करिए। एक दो के तो मैसेज ही आ गए कि मैम सॉल्व्ड। ओके। कार्तिक हर्षभ सिंह, वेरी गुड। जिन्होंने ट्राई की है वो हाथ खड़े करेंगे, जिन्होंने नहीं करी कोई बात नहीं, मैं फिर आज डिस्कस नहीं करूंगी उसको। फाइन निशान, थैंक यू बच्चे। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ तो मैंने भेजी ही इस हिसाब से थी कि आप अभी कोई बात नहीं, कल का टाइम ले लो। कर लो उसको, मतलब समझ आ रहा है, लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज ऑब्जर्व कर लो कि जो बताया जा रहा है। ठीक है ठीक है। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जिसने आना था सब लोग आ गए हैं, बाकी आपकी क्लास में आई थिंक 24 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हाँ, 19 स्टूडेंट्स हैं आज अभी। अजय, हाँ जी क्या कह रहे हो बेटा? ठीक है। निशांत, हाँ वेन एवर यू गेट सम प्रॉब्लम वो भी चीज रिपोर्ट करनी है बेटा। अगर बात समझ आ रही है तो, जब समझ नहीं आ रही है तो वो भी बताना है। ठीक है। हाँ एक बार उसको गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा आज, फिर देखते हैं। ठीक है। चलिए अब देखो, एक्चुअली में क्या है कि हम कर रहे थे, सेट्स की टाइप हमने करी थी कल, इक्वलेंट सेट्स किया था। और मेरे ख्याल से जहां तक हमने इक्वल सेट्स कर लिया था लास्ट, इक्वल सेट हमने कर लिया था, बट सम स्टूडेंट्स हैव फाउंड प्रॉब्लम इन दिस। बार बार मेरे पास कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मतलब आपकी क्लास से तो नहीं आ रहे, पर कुछ बच्चे मुझसे ये चीज पूछ रहे हैं बार बार कि मैम क्या ये ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या इक्वल सेट है? अब देखो, मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी जब लिखवाई है, जब हमने स्टार्ट किया है, तो आपको क्या चीज मैंने एक्सप्लेन की है, क्या चीज बताई है? यही चीज बताई है ना कि रेपिटेशन जो होती है सेट की राइटिंग में हम लिखते नहीं है अनटिल अनलेस के कहीं पे स्पेशली दिया ना हो कि हाँ भाई ये रिपीट करके ही एलिमेंट लिखना है, कुछ इस तरह की सिचुएशन ना बन रही हो सेट में कलेक्शन के लिए। तो ये जो चीज है, हम इस तरह का सेट लिखेंगे ही क्यों, पहली बात तो ये है। ठीक है। और अब फिर किसी ने पूछा कि ये इक्वल है, तो अब मुझे कहना ही पड़ेगा कि ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो डेफिनेशन थी, अब मैं डेफिनेशन में मैंने आपको ध्यान रखने के लिए एक पॉइंट बोला था। मैंने बेटा उसमें बोला था कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, ये चीज मैंने बोली थी, तो दोनों सेट्स इक्वल हैं। ठीक है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मैंने वहां पर एक बिलोंगिंगनेस की टर्मिनोलॉजी यूज करी थी, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा ना थ्योरेटिकल टाइप कंसेप्ट भी है, वो हम यूज करेंगे कई जगह पर, क्योंकि कई क्वेश्चन उससे बहुत आराम से समझ भी आ जाते हैं और सॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है। तो इक्वल सेट्स के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है।
वो एक बार देख ले। इक्वल सेट्स बेटा अभी के लिए अगर समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल लैंग्वेज में पहले समझ लो कि ये सेट था ए और ये सेट था बी, ठीक है। अगर आप लिखते हो भाई आज सारी आवाज क्लियर हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर है? ओके ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना। अब देखो इसके सारे एलिमेंट, अच्छा ए के पास जाओ, ए से पूछो पहला एलिमेंट कौन सा है, 1 है। तो फिर बी के पास जाओ, बी को कहो आपके पास 1 है, वो कहेगा हाँ है। तो इसके पूछो सेकंड एलिमेंट 2, फिर इसके पास जाओ, इससे पूछो, ये कहेगा हाँ है। तो ये दोनों सेट्स इक्वल हो गए बस। जो बात मैंने आपको समझने के लिए कही थी वो बात क्या थी? वो बात ये थी बच्चे कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्या चीज पता होनी चाहिए? कि अगर मैं ये लिख रही हूँ कि x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज, अभी मैं इसके बारे में और बात करूंगी, इसी चीज के बारे में थोड़ी सी। x बिलोंग्स टू b मतलब x अगर a का एलिमेंट है, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। इसी बात को तो बोल रही हूँ। ए के पास गए, ए से पूछा आपके पास एक्स है, तो दिस इम्प्लाइज, अगर इससे ये पता चल गया कि एक्स बी के पास भी है, हमें ये चीज पता चल गई, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। और अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ कहीं पे कि x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a, तो बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि x के सारे एलिमेंट, x जो है वो आर्बिट्रेरी वर्ड हम यूज करते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब कि जैसे सपोज यही दो सेट हैं, इसका कोई भी एलिमेंट जो है वो x से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आपने सेट बिल्डर फॉर्म करी है, आपने सेट बिल्डर फॉर्म में सारे सेट के एलिमेंट को x सच दैट x करके लिखा है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि x एलिमेंट है, मैंने ये कहा x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, मतलब सारे के सारे a वाले x b में हैं और सारे के सारे b वाले x a में भी हैं, तो ये दोनों सेट आपस में कैसे माने जाते हैं? इक्वल माने जाते हैं। अब इसी के लिए आगे अभी यहाँ आज हम जहाँ करेंगे ना, जब हम सबसेट पे पहुंचेंगे, सबसेट स्टार्ट करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में इक्वल सेट का क्या मतलब होता है। अब बताइए, पहले देखने से ये चीज क्यों वैभव, इज इट क्लियर बेटा? कोई भी दो सेट उठा लो, उसके सारे एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। इज इट क्लियर? हाँ। तो मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन भेजा है जिसके अंदर मैंने शायद रोस्टर फॉर्म में लिखा है, तो आपने उसमें बताना है देख के कि भाई दोनों के आप एलिमेंट्स निकालना जानते हो, एलिमेंट्स को लिस्ट करना अब आप जानते हो, तो क्या वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, अब बताइए ये क्लियर हो गया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आप बना लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट्स का। सबसेट्स का नेक्स्ट टॉपिक है, और ये याद रखना भाई, देखो सेट जो है बेसिक है, हर चीज के अंदर कहीं पे भी कैसे भी आ जाएगा, यूज हो जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक सबसेट्स। ठीक है, तो सबसेट्स के अंदर क्या होता है, सबसेट्स का क्या मतलब होता है? अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, तो आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का जो सेट है वो मैंने ले लिया, और आपकी क्लास का जो सेट है वो मैंने ले लिया, ठीक है। आपकी क्लास का सेट मैंने बना लिया, और एक आपके स्कूल के, या आप जेनेसिस का ही ले लो कि जेनेसिस के सारी क्लासेस का एक पूरा बड़ा सेट बना दिया, उसमें से आपकी क्लास का एक सेट अलग से निकाल दिया, तो वो उसका सबसेट हो गया। सबसेट का मतलब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि कोई बड़ा सेट है, उसके कुछ एलिमेंट्स निकाल कर, अब इसको जरा हम मैथमेटिकली लिखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेकर फिर उसको डेफिनेशन पर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर वेरी गुड इट्स क्लियर, ठीक है। तो ये जो है ना बेटा, ये इसका सबसेट हो गया। सपोज ये मैंने ए लिया, ये मैंने बी लिया, मतलब उसके कुछ एलिमेंट्स इसमें हैं, सारे के सारे हैं या नहीं है उसको हम सबसेट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, और ये सारी चीजें उसके बारे में बाद में आते हैं। पहले बस आप मोटी बात समझो कि क्या चीज होती है सबसेट, कि हमारे पास कोई सेट है, उसके कुछ एलिमेंट्स की कलेक्शन करके मैंने एक और सेट बना दिया, तो ये हमारा सबसेट हो गया। इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो इसको हम सबसेट बोलते हैं। तो एक बार डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं, तो अब मैं ये लिख रही हूँ, लेट ए एंड बी
B2 सेट्स, ये दो सेट्स हैं। इफ एवरी एलिमेंट, अभी देखना, अभी इक्वल वाली डेफिनेशन जो लिखवाई थी उसी के बारे में हम आपको बात करूंगी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ, if every element of A is an element of B, then A, अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, उल्टा लिख दिया है मैंने, ये B है इस तरह से, ये A है, then A is called subset of B। देखो ये सबसेट का नोटेशन होता है, ये दिस इज नोटेशन। अब देखो मैं एक दो और चीज बताती हूँ, कुछ जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसको बाद में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, पहले इस पे आ जाओ। इसका मतलब है सबसेट। तो अब मुझे ये दिखाना है ए के जो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो बी में है, बी के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है। क्या बोल रहे हो? एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट। तो सबसेट का मतलब समझ आया? अच्छा यश बेटा, मेरे किसी बच्चे की प्रॉब्लम थी, इक्वल सेट नहीं समझ आ रहा था, बस वो रिपीट कराया है। उससे पहले इक्वल सेट के बारे में दोबारा से एक बार एक्सप्लेन किया था, अब सबसेट ही शुरू किया, आप अभी से नोटिस करो उसको, ठीक है। तो अब बात समझ आई है? तो अब मुझे लिखना है, देखो ए, तो मैं ये लिख रही हूँ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अभी ऑफ कोर्स जस्ट वेट, अभी तो सिंपल टर्मिनोलॉजी सीख लो, टर्मिनोलॉजी बता देती हूँ ना। अब सबसेट की बारी आ गई है, जब सबसेट की बारी हो रही है तो हमारे पास ये होता है, ये सी के फॉर्म में होता है, बट इट्स अदर देन, बिकॉज सी आप नॉर्मली ऐसे डालते हो, ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा आपको बुक्स में, जब आप नोटिस करोगे तो ये चीज दिखाई देगी। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो आप देख रहे हो x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी। x जो है वो a का एलिमेंट है और वो b का भी एलिमेंट है, तो हम इसको बोलेंगे a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। और अच्छा एग्जांपल लेना चाहते हो तो इसके अंदर एक सिंपल डेली लाइफ से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपकी जैसे फैमिली है, लाइक योर दादूज फैमिली, ठीक है। आपकी दादू की जो फैमिली है वो मेन फैमिली हो गई, उसके बाद आपकी फैमिली, आपके पेरेंट, आपके फादर की फैमिली, आपके चाचू की फैमिली, दीज आर द सबसेट्स ऑफ द मेन सेट फैमिली। बात समझ आ गई? तो आप उसमें से कुछ एलिमेंट्स निकाल कर अगर एक जगह पर रख देते हैं तो वो जो चीज बन जाती है दैट इज कॉल्ड एज अ सबसेट, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि जेनेसिस के बारे में बात हो रही थी, तो पूरा जेनेसिस जो है दैट इज अ सेट, और उसमें से जो नायडू बैच की क्लास हो गई दैट्स अ सबसेट ऑफ जेनेसिस। रॉ लैंग्वेज में समझ आ रहा है? चलो अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पहले ये बताओ कि सिंबल क्लियर हुआ? यहां से सिंबल क्लियर हुआ क्या है? A इज अ सबसेट ऑफ B। दो सेट्स के बारे में अगर बात हो रही है, दो सेट्स के बारे में बात हो रही है तो A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। वेरी गुड। अब ये पॉइंट जब क्लियर हो जाता है फिर आगे जब हम बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे, सबसेट के बारे में बात करेंगे। तो मैंने क्या बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ए एलिमेंट ऑफ B। अब देखिए क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, x belongs to A implies x belongs to B। सबसेट की डेफिनेशन से क्या यही चीज आ गई जो अभी मैंने आपको इक्वल सेट में, पर मैंने दोनों तरफ से इंप्लाई करी थी। इक्वल सेट में बेटा मैंने आपको ये भी बोला था कि एक x का सारे a के सारे एलिमेंट b में हैं और b के सारे एलिमेंट a में हैं। ए के सारे एलिमेंट बी में थे और बी के सारे एलिमेंट अगर ए में हैं तो दोनों सेट कैसे हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। अभी इस पे मैंने बात करी है आपसे, बताइए बात समझ आई कि नहीं आई? अभी इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे, अभी सिर्फ सबसेट के बारे में बात कर रही हूँ मैं, इक्वल सेट पे भी आते हैं, उसको भी मैथमेटिकली ऐसे लिखना सीखते हैं। पहले ये बताओ कि ये बात समझ आ गई। अब सबसेट की
और एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। चलिए यही लिखते हैं, अभी विजिबल है आपको। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा, आप सबको पता है। और मैंने एक सेट ले लिया, सपोज डी एक सेट ले लिया। डी दिखाई दे रहा है सबको? अभी दिख रहा है, इसके बाद नहीं दिखेगा, आई नो। 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब मैं आपसे पूछूं कि एन जो है वो सबसेट है डी का या डी सबसेट है? यस, वेरी गुड यश, वेरी गुड, गुड एग्जांपल। अभी भी यश बोल रहा है कि वोवल इज अ सबसेट ऑफ अल्फाबेट्स। क्या कहते हो? बढ़िया एग्जांपल है, वेरी गुड। अब मेरा क्वेश्चन है, एन इज अ सबसेट ऑफ डी और डी इज अ सबसेट ऑफ एन? एन इज अ सबसेट ऑफ डी, डी इज अ सबसेट ऑफ एन। वेरी गुड, मतलब क्लियर हो गया सबको? हाँ, सब पर सब नहीं बोलते हैं आपकी क्लास में, थोड़े लोग बोलते हैं। राहुल भी बोल रहा है भाई आज तो। एन इज अ सबसेट ऑफ डी। राहुल, इज इट क्लियर? जो ये तो कुछ गड़बड़ लिख दिया राहुल तुमने, देखो बेटा। डी इज नॉट विजिबल बेटा। 2 4 6 8, 2 4 6 8, मैंने सिर्फ इवन नंबर ले लिए बेटा, इवन नंबर है ना बच्चे? हाँ यस, डी इज अ सबसेट ऑफ एन। पक्का क्लियर हो गया? बस यही बात समझानी थी। अब मुझे ये बताओ कि ये बात तो समझ आती है सबको क्योंकि बहुत आसान चीज है, लेकिन जो मेन पॉइंट समझने वाला है वो ये समझ आया? क्या भाषा समझ आई, लैंग्वेज समझ आई कि मैथमेटिकली अगर रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर? बिल्कुल, अभी आ रही हूँ, इन सारों को अभी वो कर दूंगी, एक उसमें बांध दूंगी सबसेट की लाइन के अंदर। बिल्कुल ठीक बोला हर्षबन। बताओ क्लियर है यहाँ तक बच्चे? तो अब यहाँ पर जब आपने ये सारा लिख लिया तो हम क्या एनालाइज करते हैं फाइनली? ये सारा लिखने के बाद अब आपने क्या एनालाइज किया? आपने ये एनालाइज किया कि अगर कहीं ऐसा लिखा होता है 10, फाइनली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर A इज ए सबसेट ऑफ, मैंने कहा कहीं पे ऐसे लिखा होगा, कहीं पे ऐसे भी लिखा हो सकता है। अभी इसका भी मतलब क्लियर करती हूँ, पहले ये देखो, A इज ए सबसेट ऑफ B। दिस इम्प्लाइज, क्या मैं हमेशा ऐसे लिख सकती हूँ कि x belongs to A implies x belongs to B? That means every element of A is an element of B, but B has some extra element, may or may not be। अब ये मैंने क्यों बोला? अब मैंने आपको ये भी बोल रही हूँ कि अगर ऐसे भी लिखा है तो भी करेक्ट है, ठीक है? तो कोई बच्चा कहेगा कि इसका क्या मतलब है? तो देखो भैया, आज आप एक पॉइंट मैं बताती हूँ, हालांकि आपने बेसिक की क्लास में किया होगा, बट स्टिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मैं लिख रही हूँ 2 लेस देन इक्वल टू 5। निशांत, नो मैम, वी कांट राइट लाइक दिस। बिल्कुल लिख सकते हैं निशांत, क्यों नहीं लिख सकते? देखो इधर आओ, यहाँ बताती हूँ। इस भाषा को तो तुम जानते हो, ये वाला लैंग्वेज तो पता है कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये जब ऐसे दो चीजें दे रखी हो ना, दो सिंबल दे रखे हो, तो इसमें से कोई एक ही ट्रू हो सकता है। तो इसका मतलब जब ये लिखा होता है तो इसका मतलब होता है आइदर 2 इज लेस देन 5 और 2 इज इक्वल टू 5। दोनों में से एक बात सच होती है, दोनों बातें कभी सच नहीं होती, ये बात मानते हो? अगर मैंने कभी भी ऐसे लिखा कि a लेस देन इक्वल टू b, तो इसका क्या मतलब है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि a लेस भी हो जाए और a जो है वो b से बराबर भी हो जाए। तो लेस देन और वर्ड मैंने यूज किया, ये भी अभी आ रहे हैं सेट के ऊपर। और का मतलब बच्चे एक कंडीशन होती है, तो ऐसे भी लिख रहे हैं, ऐसे भी लिख रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ये यूज कर रही है तो हम ये यूज कर लेते हैं, पर गलत ये भी नहीं है। ऐसे कुछ फ्लॉज छोटे छोटे हैं इसमें जो आपको ध्यान रखने हैं, अभी मैं बता दूंगी कि ऐसा दिखाई देगा तो आपके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा नहीं आना चाहिए। आपको ये बात अब क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये लिखा है कोई बात नहीं, ये लिखा है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसका मतलब भी कि या तो दोनों बराबर हैं या फिर ये A इज अ सबसेट ऑफ B है। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया? अब देखिए, फिर उसके बाद ये कहा गया कि A कंटेन्ड इन B, ठीक है? इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब प्रॉपर सबसेट ऑफ B का क्या मतलब है? दिस इम्प्लाइज B must have extra element, B must have extra elements from A।
ए से जरूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होने चाहिए, तभी वो उसका प्रॉपर सबसेट होगा। से फॉर एग्जाम्पल, अब देखते जाइए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 2 3, ये मैंने ले लिया। अच्छा, बी को हमने बड़ा सेट लिया, तो मैं बी ले रही हूँ यहाँ पे 1 2 3। ए बच्चे मैंने लिया 2 और 1, चलो 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। जब हम वी कैन टेक ए सेट एम्प्टी टू, ऑफ कोर्स वी कैन टेक, लेकिन अभी उस पर मुझे आने लेने दो। अभी एम्प्टी के बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे, एक बड़ी जादू वाली बात बताऊंगी आपको एम्प्टी सेट के बारे में। पहले बस ये देखते जाओ कि यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पक्का इक्वल टू का साइन डालने की जरूरत नहीं है जब प्रॉपर वर्ड आ गया, क्योंकि अब मुझे कंफर्म हो गया कि ये इक्वल टू नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रॉपर है, ठीक है। तो यहाँ पर जर्नली जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एनसीईआरटी में जब सबसेट के बारे में बात होती है तो छोटे सबसेट ही लेते हैं, वो इक्वल टू वाले ले नहीं रहे हैं। जब इक्वल टू वाले लेते हैं दिखाने के लिए तो फिर वहां पर लिख देते हैं कि लेस देन कंटेन्ड इन सबसेट ऑफ, ठीक है। इस तरह की चीजें जो है वहां हम यूज करते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बताओ भाई, यहाँ तक बात समझ आई? इतना क्लियर हुआ? तो मैंने आपको अब ये चीज समझा दी कि यहाँ मुझे कंफर्म हो गया कि ये प्रॉपर सबसेट है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसमें आप, इसमें से आप में से कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैम ए इज कंटेन्ड इन बी बट हेयर बी कांट कंटेन्ड इन ए, तो देखो ये इक्वल भी नहीं है। यहाँ से फिर इक्वल वाली डेफिनेशन, इक्वल वाला लैंग्वेज, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू b, एंड मतलब ये भी कहीं पे लिखा हो कि x बिलोंग्स टू b implies x बिलोंग्स टू a, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। पर एनीवेज अभी आ रहे हैं उस पे, पहले ये लिख लो, ये नोट डाउन कर लिया, अभी नोट डाउन करते रहना साथ साथ। नोट्स बनाने हैं, अलग से नोट्स नहीं बनाने हैं आपको, आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं जो क्लास में चल रहा है, ठीक है। हो गया, सबने लिख लिया, चले आगे। हाँ ठीक है बेटा, डाउट्स आएंगे तो आप पूछना, मैं चैट देख रही हूँ साथ साथ, मेरे ख्याल से चल रहा है, सबको समझ आ रहा है। कैन वी टेक मोर एलिमेंट्स इन ए देन बी? अगर मोर एलिमेंट ए में ले लोगे तो क्या ये चीज रहेगी बच्चे? डन, समझ आई बात की? अगर आप एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लोगे तो ये चीज रहेगी? यश, ये नो क्यों कह रहा है तू? किस चीज के लिए? इस चीज के लिए कि समझ आने के लिए? चलिए ठीक है निशांत, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ तक समझ आ गया, बेसिक था ये, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा और, अब थोड़ा सा आगे और समझने की कोशिश करते हैं। क्या चीज समझने की कोशिश करते हैं कि आप में से कुछ बच्चे अभी भी कुछ पॉइंट्स पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं उस पर आ रही हूँ। सबसेट के बारे में कुछ जादू वाली चीजें हैं जो हम मानते नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन वो पूछा था, ओके। अब क्या होता है, देखो मैंने ये कहा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ऐसा करते हैं ना, होल नंबर का सेट ले लेते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स पता है ना क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब तुम लोग बताओ कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सबसेट है W का, या W जो है वो सबसेट है नेचुरल नंबर के सेट से? पहले मुझे इतनी बात बताओ, है ना ये चीज कि नेचुरल नंबर का सेट इज अ सबसेट ऑफ W। अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का साइन डाला है, यस, N इज अ सबसेट, वेरी गुड, N इज अ सबसेट ऑफ W। तो ये चीज जो है ये अब आपको समझ आ चुकी है, ठीक है। अब मैं एक काम करने वाली हूँ, अब दोबारा से मैं ये एक, आप और एग्जाम्पल बेशक ऐड कर लो आप अपनी तरफ से, मैं इसको रब करके इसी में ही थोड़ी सेटिंग कर दे रही हूँ। बी लिखा मैंने। अब इसमें क्या हुआ, अब अगर मैं ये लिख रही हूँ कि N इज ए सबसेट ऑफ W, तो आप मान जाओगे कि N इज ए सबसेट ऑफ W? कुछ डाउट आ रहा है दिमाग में? N इज ए सबसेट ऑफ W मैंने कहा, तो आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने क्या बताया था कि जेनेसिस बड़ी फैमिली है
यस यस यस, मुझे आपका एक्सपेक्टेड आंसर था नो, बट ऐसा नहीं है बेटा, दिस इज यस। मेरी बात ध्यान से सुनना। यस, सुन लीजिए, एन इज ए सबसेट ऑफ बी, वैभव कह रहा है यस, बट एन इज इक्वल टू डब्ल्यू। यस, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, बात को समझने की कोशिश करो कि ए इज सबसेट ऑफ बी क्या इंप्लाई करता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि इस चीज का क्या मतलब है। इस चीज का मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। तो मैंने बेटा बी में से मैंने नया, मैंने आपको कहा अपनी कॉपी में आगे लिखो, यहाँ से होल नंबर हटाकर सिंपली यहाँ से 1 से ही स्टार्ट कर दिया। इसका नाम मैंने दे दिया बच्चे ए बी, इसका नाम मैंने दे दिया एन। तो आपके दिमाग में यही आया कि भाई अब तो एन जो है और बी जो है बिल्कुल बराबर हो गए हैं। लेकिन मैंने आपसे ये पूछा, क्या एन जो है सबसेट बोल सकती हूँ मैं डब्ल्यू का? प्रॉपर नहीं है, दिस टाइम दिस इज नॉट प्रॉपर, दिस टाइम दिस इज इक्वल। अब आप कह सकते हैं कि अब ये करेक्ट है, अब ये इस दोनों को दिखा रहा है कि n इज अ सबसेट ऑफ w, बिकॉज आइदर इट्स अ सबसेट और इक्वल टू। दूसरा सबसेट भी अगर आप लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं है। क्यों? प्रॉपर सबसेट के लिए हम डेफिनेशन जरूर ये लिखते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो अगर आप सबसेट दिखा रहे हो तो n का हर एलिमेंट b के अंदर है। every element of n is an element of w and every element of w is an element of n। अब आप चाहे ये लिखो चाहे आप ये लिखो, n is a subset of w and w is a subset of n। why? because every element of n is an element of w and every element of w is an element of n। अब देखो, क्या मैं इस चीज से ये इंप्लाई कर दूं कि x belongs to n implies x belongs to w, और x belongs to w implies x belongs to n? अगर मैंने ये इम्प्लाई कर दिया तो बच्चे मैंने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि दोनों के दोनों सेट जो हैं, n जो है वो किसके बराबर हो गया? w के बराबर। तो जब मैंने आपको इक्वल सेट बताया था तो तब मैंने सबसेट वर्ड यूज नहीं किया था, क्योंकि मैंने सबसेट वर्ड बताया नहीं था। बट मैंने क्या लैंग्वेज यूज किया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ n इज एन एलिमेंट ऑफ w and every element of w is an element of n, then we say that both the sets are equal। बताओ, क्लियर? why you put w in place of b? अच्छा सॉरी, ये मैंने w लिखा हुआ है, b b b b लिखिए भाई, ये b लिखिए, ये b है सारा। w तो हमने होल नंबर के लिए लिया था, यहाँ पर मैंने इसको b से नोटेशन दी है। वी आर टॉकिंग अबाउट b, करेक्ट करिए इसको। ये हमारे पास n ही था और ये हमारे पास b था। चलिए अब सही है, इज इट क्लियर? एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, भाई भावना समझ लो, लिखते हुए शायद स्किप कर गया। ए, इसका हर एलिमेंट इसके पास है, इसका हर एलिमेंट इसके पास है। तो फिर एक नई बात समझ आई, क्या इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं ये कहूं कि B इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो आप कहोगे, मान जाओगे B, अब इसका मतलब B और N सेम ही हो गए। इसका मतलब मैं ये सोच सकती हूँ कि ये भी B है और ये भी है। आप ये कह सकते हो ना कि N और B दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या B का हर एलिमेंट B में है? B का हर एलिमेंट B के पास है। एवरी एलिमेंट, सपोज मैंने ये लिया, चलो एक और ले लेते हैं, सेट ले लेते हैं, वॉवल्स का ले लेते हैं, छोटा बनाते हैं, AEIOU। देखिए AEIOU, ठीक है। अब इसके अंदर आप मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं ये बात लिख सकती हूँ क्या डेफिनेशन से कि A इज ए सबसेट ऑफ A? A इज ए सबसेट ऑफ A। सबसेट का क्या डेफिनेशन है? एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ A। इसका मतलब हर सेट अपना सबसेट हो गया। बताओ भाई, मेरी बात समझ आई? ये इतना सारे ब्रीफ करने का यही मतलब था कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो कि हर सेट अपना भी तो सबसेट होगा, इसलिए हमेशा होगा। तो पहली जादू वाली बात थी ये, जो हम नॉर्मल नंबर्स में नहीं पढ़ पाते हैं। हम तो हमेशा इक्वल टू के बारे में बात करते हैं, है ना? तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, एवरी एलिमेंट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एलिमेंट जो है वो अपना सबसेट होता है,
क्या ये बात समझ आ गई? क्यों होता है? क्योंकि वो इस डेफिनेशन को, ये जो हम बार बार समान लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इसके सारे एलिमेंट्स के लिए आप दिखा सकते हो, आप ये चीज दिखा सकते हो कि x belongs to a implies x belongs to a, of course. तो every element is a subset of itself because each element of a is clearly in a. यहाँ पर because आप लिख सकते हो, इसमें क्या लिखोगे, एक लाइन ऐड कर लेते हैं फिर उसके बाद रब करेंगे। यस, क्या लिखेंगे इसके लिए? बिकॉज ईच एलिमेंट, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ ए इज क्लियरली इन ए। बताओ बेटा, इधर से हटा के इधर ही लिख रही हूँ। ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज क्लियरली इन ए। देखो बेटा, मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? आप बताइए, देखो ये पॉइंट किस किस को समझ आया है? अगर अभी भी डाउट है तो आई कैन टेक मोर एग्जाम्पल। राहुल, निशांत, अजय, ओके, यश, गुरमीत, इज इट क्लियर? हर्षवद, इट्स क्लियर? हाथ खड़े करिए। चलिए, टॉपिक किस किस को समझ आ गया? ये पॉइंट किस किस को समझ आया है? एहसास है बेटा आपका नाम? नाइस नेम। ओके, क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा, लव भी है कोई हमारी क्लास में? रिपीट करना है, नीड मोर एग्जाम्पल? ओके, विल ट्राई। पहले ये बताओ, अच्छा ये बेसिक तो, ये डेफिनेशन तो याद हो गया कि नहीं? ये डेफिनेशन समझ आ गया कि नहीं? एग्जाम्पल तो वी आर गोइंग टू गिव मोर एग्जाम्पल्स, नो प्रॉब्लम। अभी यस, चलो अब आ जाओ, जो सारे सेट्स आपने पढ़े थे, पढ़ ले, उठा लें उसको। नो, कौन से सेट पढ़े थे आपने? सारे के सारे जो सेट पढ़े थे, अब उनको उठाते हैं। सेट ऑफ एन, अब मैं सारे सेट लिख रही हूँ, और फिर नेचुरल नंबर नहीं है भाई, चलो हाँ ये लिखो, होल नंबर लिखो, इंटीजर्स लिख दो, रैशनल्स लिख दो, ठीक है। नाउ यू नीड मोर एग्जाम्पल, तो देखो अब ये एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें मेरे को बताओ, क्या मैं ऐसे कुछ लाइन बना सकती हूँ? एन, और कैन आई राइट? कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्टली विजिबल हो रहा है? पता चल रहा है क्या क्या बताया जा रहा है? अब देखो इसमें क्या कह रही हूँ मैं, एन इज ए सबसेट ऑफ डब्ल्यू, होल नंबर का सबसेट, डब्ल्यू इज ए सबसेट ऑफ क्यू, ठीक है, एन इज ए सबसेट ऑफ क्यू, क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर, क्यू कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं, मैंने कल बोला था क्यू सी लिखते हैं, और ये शायद मैंने नहीं बताया था, टी भी लिखते हैं भाई इरेशनल्स को, लेकिन क्यू सी से जनरली डिनोट करते हैं। तो क्यू सी जो कि रेशनल्स नहीं है, बिलोंग्स टू आर। बताओ बेटा, क्लियर है? सबसेट समझ आ गया सारा? एन जेड क्यू क्यू आर, ये सारे सबसेट हो गए। अब एक छोटी सी बात और लिख रही हूँ, बीच में ऐड कर रही हूँ, एन इज अ सबसेट ऑफ एन। क्या कहते हो? एन इज ए सबसेट ऑफ एन, ये लिख दिया तो सही आया? एवरी एलिमेंट ऑफ एन इज एन एलिमेंट ऑफ एन। हाँ जी बेटा, जिन लोगों को लग रहा था कि भाई और एग्जाम्पल, इज इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल? पक्का बात समझ आ गई? ठीक है, देखो भाई, आपकी क्लास में ना 22 बच्चे बैठे हैं, लेकिन वही 8-10 बच्चे ही बार बार
मुझसे इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, सारे बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। हेजिटेट मत करिए, अगर आप हेजिटेट करेंगे तो फिर आप पूछ नहीं पाएंगे। जिनको बल्कि मुश्किल लग रहा होगा या कोई दिक्कत हो रही है वो पूछ सकता है। एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है यश? पक्का? इट्स पार्ट ऑफ यू, ऑन पार्ट ऑफ यू, आई कैन अंडरस्टैंड। एवरीथिंग इज क्लियर, चले पक्का? गुरमीत तो बोल चुका है। साक्षी, इज इट क्लियर? वीर, यतिन, हाँ जी वैभव क्या कह रहे हो? ओके चले फिर आगे। पुलकित, वेरी गुड। मैं मान के चल रही हूँ कि भाई क्लियर है। मैंने 3 बच्चों का नाम लिया है। वीर आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, यतिन आपने भी बेटा कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है। यश, यतिन, वीर और यश, बाकी सब बच्चों ने मेरे ख्याल से। कृति, कृति इज इट क्लियर? जिन बच्चों के मैं नाम ले रही हूँ दे आर नॉट इंटरेक्टिंग। अब आप थोड़ा देखो, अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो ऑनलाइन क्लास में ना थोड़े टाइम बाद। वीर पक्का क्लियर है? वेरी गुड। यश का भी आ गया। यतिन, कृति आपका भी आ गया। वेरी गुड बेटा। अगर आप सब लोग इंटरेक्ट करेंगे, देखो एक बात याद रखना कि अगर आप सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल होना चाहते हैं ना तो पहले मेरे साथ कंफर्टेबल होंगे, ताकि आप अपनी बात कह सकें एवरी टाइम। ठीक है, आई गिव यू एश्योरेंस कि आपको कभी भी नेगेटिव नहीं भिड़ेगा आगे से। आपको ये चीज आपको हेल्प करेगी, ठीक है? अच्छा यश, सॉरी नहीं नहीं यश नाराज मत हो, कभी कभी ऐसे फ्लो में करते करते हो जाता है ना। यश कह रहा है कि मैं तो कब से बोल रहा हूँ मैम मेरा नाम लिए जा रहे हो। अच्छा चलो, इतना तो चलता है थोड़ा बहुत। अभी भी यतीन का मैसेज नहीं आया है। अच्छा चलो, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, मैंने एक जादू वाली बात जो बताई वो तुम्हें पता चल गया। अब जादू वर्ड क्यों बोला है? क्योंकि वो तुम्हें याद रहे कि ये कुछ अलग था। एक और जादू करते हैं, एक और जादू करते हैं। क्यों नमन, क्या हुआ बेटा? ऐसा क्यों बोल रहा है? नमन कह रहा है कि मैम हम आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। क्यों नहीं हो भाई कंफर्टेबल? मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ इसलिए? नमन धीरे धीरे हो जाएगा, देखो टाइम लगता है। मैं समझती हूँ इस बात को कि आपकी जो बात है मैं उसको भी रख रही हूँ। फेस दिखा चलो ठीक है, कोशिश करते हैं फेस वाली आपकी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। पर समझना तो देखो बोर्ड के ऊपर है। अगर आपको बोर्ड पे समझ आ जाता है तो मेरी शक्ल देखने से क्या हो जाएगा? ठीक है, वो तो हमने मिलना ही है अभी थोड़े टाइम बाद। अच्छा, अच्छा नमन, डिजिटल बोर्ड ना होने से पढ़ने में मजा नहीं आता क्या? जब डिजिटल बोर्ड नहीं होता था, देखो नमन एक बात मैं तुम्हें आज बता देती हूँ कि जिन्होंने पढ़ना होता है ना, उनको ये सब चीजें मैटर नहीं करती, उनको पढ़ना होता है बस। कोई बात नहीं नमन, हैबिट्स तो चेंज होती रहती है ना? हैबिट्स जो हैं ऐसी नहीं होनी चाहिए कि चेंज ना हो सके। हर इंसान का अलग अलग तरीका है। आप जब दिल से सोचोगे कि मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को समझ आ रहा है, तभी आएगा। लेकिन अगर आप सोच के ये चलोगे नहीं मुझे मुझसे नहीं हो रहा है या मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो फिर वो तो ठीक है, ये तो आपके हाथ में है। देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होना तो आपके हाथ में है, इसको कोई मैं भी नहीं कुछ हेल्प कर सकती। अगर आप इस सोच के साथ पढ़ोगे तो फिर मुश्किल लगेगा कि भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैम की शक्ल नहीं दिखाई दे रही है। हम्म। तो बाकी देखते हैं, चलो। अच्छा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी ना। मैं समझदार को इशारा काफी है, बाकी तुम सोचो। पर कोई बात नहीं नमन, एक्चुअली मुझे अच्छा लगा आपने अपने दिल की बात कह दी, इसलिए मैं आपसे ऐसा नहीं है कि मैं कोई कोई रिएक्ट कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ कह रही हूँ कि अच्छा लगा मुझे कि आपने अपनी बात शेयर की। तो होप यू विल बी मोर कंफर्टेबल ऑनवर्ड, है ना? अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। तो मैंने कहा कि एक जादू वाली बात मैंने क्या बता दी कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब ये बात आप याद रखोगे। अब दूसरी बात, एवरी, अब देखो, अब मैं लिख रही हूँ एवरी empty set, every empty set is a subset, every empty set is a subset of every set। अब ये क्या हो गया? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अब ये पॉइंट मैंने सीधा लिखवा दिया विदाउट गिविंग एनी एग्जाम्पल।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सपोज मैंने एक सेट लिखा ए, ये मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और मैंने एक एम्प्टी सेट लिया 5, दिस इज इक्वल टू बी ले लिया। अब एम्प्टी सेट का मतलब 5 भी है और एम्प्टी सेट का मतलब ये भी है। अब मैंने आपको ये कहा कि 5b इज ए सबसेट ऑफ ए। अब ये थोड़ा सा मैथ्स का, मैथ्स में अब जब आप हायर लेवल पर थोड़ा पहुंचते हो तो ऐसी चीजें दिखाई देंगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमारी डेफिनेशन, अब इस टाइम पर मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ अ डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर मैंने क्या बताया था, बी इज कंटेन्ड इन ए। इसका क्या मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये बताया था। अब बी के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है जो ए में ना हो। मेरी बात समझ गए? अगर बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है जिस जो कि ए में ना हो, तो इसका मतलब हर हमेशा एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट हो जाएगा। मेरे कहने का बात समझ आई है? मैंने कहा कि ए जो है वो कोई भी सेट है, फाई जो है या बी जो है जिसको मैंने फाई ले लिया वो कोई एम्प्टी सेट है। तो इसके अंदर मैंने ये कहा कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, फाई इज इक्वल टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अभी आएगा, अभी आएगा। एवरी एलिमेंट, इसका मतलब क्या है? अगर मैंने ये कह दिया कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इसका क्या मतलब है? दिस इंप्लाइज एवरी एलिमेंट, मैंने कहा कि कुछ चीजें जो है वो आपको कुछ चीजें ऐसी, हेलो बेटा सुनाई दे रहा है? यस। तो मैंने कहा अब क्या होना चाहिए, इक्वल, इक्वल रहने दो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बता दिया कि दोनों में से कुछ भी लिखो, ठीक है। अब देखो, सुन लो सुन लो, एवरी एलिमेंट, डेफिनेशन से क्या होना चाहिए, ऑफ फाइव इज एन एलिमेंट ऑफ ए। फाइव का हर एलिमेंट जो है ए के एलिमेंट में होना चाहिए, फाइव का हर एलिमेंट ए का एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा है अगर ये सबसेट है। मेरे कहने का मतलब है कि फाइव के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, बट फाइव कंटेन नो एलिमेंट, सो एवरी एलिमेंट ऑफ फाइव इज ऑलरेडी कंटेन्ड इन ए। जब उसका कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ऐसी प्रॉब्लम तो हुई नहीं ना कि हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा आया ही नहीं जो ए में ना हो। तो इसलिए मैंने क्या कह दिया कि एवरी एलिमेंट ऑफ फाइव इज एन एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब तुम कह रहे होगे मैम अभी तो आप लिख रहे हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ फाइव, अरे होना भी तो चाहिए, फाइव तो होता ही नल सेट है। तो इसका मतलब मैं क्या बताना चाहती हूँ कि नल सेट जो होता है, नल सेट जो होता है दैट इज, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये दूसरी बात है जो कि जादू वाली है इसमें। यस, इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, मैंने ये बात बताई थी आपको। तो अब ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। ये दो बातें ऐसी हैं जो नॉर्मल से हटकर हैं, जिनको हमें पकड़ने में 1-2 मिनट लगेंगे। कि पहला क्या था कि हर पूरे का पूरा सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि एवरी सेट, एवरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट। वैभव इट्स ओके, नहीं समझ आ रहा तो फिर बेटा अभी 1-2 बारी और बताने की कोशिश करूंगी, फिर भी नहीं समझ आए तो फिर ये कहूंगी कि अभी एक छोटा सा पॉइंट याद रख लो, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। लेकिन देखो, इससे अच्छी बात जो है, अगर जिसको ये बात समझ आ गई है कि सबसेट की जिसको डेफिनेशन समझ आ गई है, वो ये समझ रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस फाइव सेट, कोई बात नहीं, हर शब्द आएगा, धीरे धीरे आएगा बेटा। मैंने कहा कि कोई भी सेट ले लो, दुनिया का कोई भी सेट, फाइव हमेशा उसका सबसेट होगा। उसका रीजन मैंने क्या बताया वो समझने की कोशिश करो कि रीजन मैंने क्या बताया। रीजन है मैंने आपको कि क्या चीज समझाई है कि सबसेट का क्या मतलब होता है, कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ सेट का मतलब क्या है बेटा, कि फाइव जो है अगर इसका कोई एलिमेंट है, इसके सारे के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, ए में होने चाहिए। लेकिन फाइव में कोई भी ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो ए में ना हो। समझ गए? फाइव में कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो ए में ना हो। तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट ऑटोमेटिकली ए में आ गए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या हो गया, तभी करके तो बोला कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। थोड़ा सा याद रखने वाला भी पॉइंट है और थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। अगर जिनको समझ आ गया वेल एंड गुड, जिनको अभी थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही है वो धीरे धीरे और समझ आ जाएगा जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। पर हाँ,
ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन डेफिनेशन जो है उसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर पाई आपको। अब देखो ये थोड़ी सी पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो मैंने कहा था ना पहले से कि ये जादू वाली बात है थोड़ी सी। इज इट क्लियर? नल सेट इज ए सबसेट ऑफ। इसमें डिफिकल्ट क्या है मैम? मैंने तो कुछ नहीं कहा यश के ये डिफिकल्ट है। मैंने कहा कि ये बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने सबसेट की डेफिनेशन क्या बताई कि एवरी एलिमेंट। प्रॉब्लम क्या हो रही है शुरू में, क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को दिखाई देता है इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो हम, हाँ धीरे धीरे अभी और क्लियर हो जाएगा, हर शब्द और क्लियर होगा। इसका फाई जो होता है वो एक एम्प्टी सेट होता है। अगर एम्प्टी सेट के अंदर कुछ है ही नहीं तो वो डेफिनेशन को खराब नहीं कर रहा है, डेफिनेशन के अगेंस्ट नहीं जा रहा है। वो कह रहा है कि अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास ए के लिए जो कंडीशन होती है उसको वॉलेट नहीं करेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसके रूल्स को फॉलो करेगा। एम्प्टी सेट हर सेट के लिए करेगा फॉलो। तो एम्प्टी सेट या नल सेट जो होता है दैट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। बताओ भाई बात क्लियर हुई यहाँ तक? थोड़ा बहुत कुछ और समझ आया? कुछ बेटर? पहले से कुछ बेटर? यस, काफी सारे लोगों की यस आ गई है। हाँ भाई नमन, तेरे से तो पूछना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए आगे चलें। थोड़ी प्रॉब्लम है वैभव, कोई बात नहीं बेटा, पर ये बात याद हो गई है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स एवरी सेट। वेरी गुड। अब जिनको समझ नहीं आ रहा था मेरा पॉइंट समझ आ गया आपको। देखो ये जो लैंग्वेज है ना थोड़ी सी घुमा कर है, लेकिन इसमें पॉइंट जो बताना चाहती हूँ मैं, अगर चाहती तो आपको ये कह देती कि सीधा याद कर लो कि एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस चीज को, क्योंकि इस तरह की जो कंडीशंस हैं आगे भी दिखाई देंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मैं अब लिख सकती हूँ आराम से कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। नाउ यू एग्री? ठीक है, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्वेश्चंस करने की बजाय थोड़ा सा पॉइंट और सबसेट का ही। हर शब्द क्लियर है? आप में से कुछ बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं भाई, होप सो अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, अभी टेस्ट वगैरह होंगे आपके तो। ठीक है, बाकी देखो समझ आना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास सबसेट्स के बारे में ही बात करूंगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर है? ठीक है ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम सेट के। अब ऐसा होता है कि जब आप सबसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो देखो अब मैंने करली ब्रैकेट यूज किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये पॉइंट नोटिस करना कि मैंने करली ब्रैकेट यूज किया। अब जब मैंने करली ब्रैकेट यूज किया तो तुमने इसको पहचान लिया, और मैंने ये कहा कि अगर आपने ऐसे यूज किया था या फिर आपने ऐसे यूज किया था, होप सो ये थोड़ा बहुत बेसिक्स में आपने किया होगा, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। अगर गलती से भी हमने इसकी जगह पर ये लिख दिया तो पाप हो जाएगा। ये चीज स्टार्टिंग में बोली थी, अगर हम ये लिखेंगे तो भी पाप हो जाएगा, ये बहुत बोली थी मैंने स्टार्टिंग में। ठीक है, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अब मैंने आपको ये भी चीज बता दी है। अब फिर इसमें क्या डिफरेंस है हम इसके बारे में बात करेंगे अब, कि इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो पॉइंट देखो। और मेरे ख्याल से बेसिक में शायद हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो अभी हो जाएगा। अब एक चीज और देख लेना, अगर कोई सबसेट नहीं है, सपोज मैं लिखती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट ए सबसेट ऑफ किसका? इर्रेशनल नंबर का। अब मुझे ये बात करनी है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम नॉट ए सबसेट को कैसे लिखते हैं? एन इज नॉट ए सबसेट ऑफ। नॉट ए सबसेट के लिए सबसेट का साइन डालिए और उसके ऊपर ऐसे कट कर दीजिए, दैट मीन्स इट्स नॉट ए सबसेट ऑफ। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर टी। टी को मैंने सेट ऑफ इर्रेशनल्स बोला है, और अभी हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे सेट्स का, अभी आप उस पर नहीं पहुंचे हैं, अभी हम सिंपली यही चीज कर रहे हैं। तो एन इज ए सबसेट ऑफ टी।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, इर्रेशनल हो गया। टी मैंने इर्रेशनल के लिए लिखा है, मैंने बोला है कि क्यू का कॉम्प्लीमेंट भी लोग लिखते हैं टी को। हाँ जी हर शब्द क्या कह रहे हो बेटा, बताओ क्लियर हो गया। नॉट ए सबसेट। अब उसके बाद मैंने कहा उससे पहले, एक मिनट भाई, ओके, हाँ जी हर्षवत, हाँ क्यू की पावर सी भी लिख सकते हैं, सी इज फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कुछ लोग क्यू डैश लिखते हैं, क्यू डैश हम मैक्सिमम यूज करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर, बताओ यहाँ तक समझ आ गया। चलो अब आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि सबसेट क्या होता है, सबसेट्स। अब हम कर रहे हैं इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। चलो एक मिनट देखते हैं, नहीं तो फिर ओहो सॉरी, आई थॉट मैंने म्यूट कर दिया था भाई, मुझे ही नहीं पता चला। अच्छा तो मैं आपसे ये कह रही थी, ओके, मैंने कहा कि ये दो वर्ड्स अभी हम आगे रियल वो ब्रैकेट्स के बारे में करने से पहले आई विल मेक यू क्लियर दिस थिंग। अब हम यहाँ पर जाएंगे बिलोंग्स टू और सबसेट, बिलोंग्स टू पे और सबसेट पे जाएंगे। अब बिलोंग्स टू और सबसेट पे जब हम जा रहे हैं, तो अब देखा आपने, मैंने एक सेट लिखा, तो अगर मैं ये लिख रही हूँ तो आपको समझ आ रहा है, अगर मैं ये लिख रही हूँ लैंग्वेज के अंदर, तो ये भी आपको समझ आ रहा है, आ गई बात समझ। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से ना एक सेट उठा रही हूँ, इसके एलिमेंट्स का एक सेट बना रही हूँ। तो अब मैं इसको कंटेनमेंट दिखाऊंगी। पहली बात ये, जो सबसेट होते हैं वो कंटेन करते हैं, जो सबसेट होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं। जो सेट के अंदर पड़े होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, जिनको उठाकर हम एक नया सेट बनाते हैं, एक नया सबसेट बनाते हैं। तो वो जो सेट बनता है उसको हम सबसेट बोलते हैं। क्या बोला मैंने, दोबारा से सुन लो, मैंने क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा, जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बिलोंग्स करते हैं। एलिमेंट कौन होते हैं, जो सेट के अंदर पड़े होते हैं। जो एलिमेंट होते हैं वो बिलोंग करते हैं। और अगर हम उसके एलिमेंट्स को मिलाकर एक सबसेट बनाते हैं, सबसेट हमेशा क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। लैंग्वेज समझ आ रही है। अब आप सोच रहे होगे इसका क्या मतलब है, ये तो हमें बता दी गई है बात। अब मैं आपसे, हाउ फोर बिलोंग्स टू ए, नैन्सी पिछले लेक्चर नहीं करे बेटा, फोर एलिमेंट है ए का, तो फोर बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। ऑफ कोर्स आई एम रिपीटिंग। मैंने आपको ये कहा कि फोर एक एलिमेंट है ए का, फोर इज एन एलिमेंट ऑफ ए, दैट मीन्स फोर बिलोंग्स टू ए, इसका ये मतलब है। एट इसमें आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो एट जो है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। पहली बात ये समझ आ गई। अब मैं लिखूंगी, अगर मैं लिखती हूँ थ्री बिलोंग्स टू ए, तो आप कहोगे यस राइट, ठीक है। और अगर बेटा मैं लिखती हूँ टेन बिलोंग्स टू ए, तो आप कहोगे नो नो ये रॉन्ग है। तो अगर मैं कह दूं कि टेन डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो आप कहोगे राइट। बताओ ये बात क्लियर हुई, यहाँ तक बात समझ आई, बिल्कुल बेसिक बात है ये।
अब देखो, अब यहाँ तक जब आपको क्लियर हो गया तो अब ना थोड़ी कहानी चेंज हो रही है। ये एग्जाम्पल आपने लिख लिया है, लेकिन अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ। दूसरे एग्जाम्पल में हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा चेंज। कैसा चेंज? मैंने कहा कि जो अंदर पड़ा है सेट के वो एलिमेंट है। अब देखना, 1 2 3 4 5, ये सेट मैंने ले लिया सी। अब बात को ध्यान से समझना, इसी के अंदर मेन पॉइंट्स है सारे। अगर मैं कहूंगी 1 बिलोंग्स टू सी, आप मानोगे? अगर मैं कहूंगी 2 बिलोंग्स टू सी, आप मानोगे? अब चक्कर पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं कहूंगी 3 4 तो कहूंगी बिलोंग्स टू सी, तो अब खटक जाएगी। क्यों खटकेगी दिमाग में? कि भाई अभी तो बताया था कि कंटेनमेंट है नहीं। बात समझो, मैंने कहा जो सेट के अंदर पड़े हैं वो एलिमेंट हैं। जो एलिमेंट है, ये पूरे का पूरा, ये 3 4 का इन सबसे कोई रिश्तेदारी नहीं है। ये 3 4 ने अपनी जिंदगी इस ब्रैकेट के अंदर ही जी है। इसके लिए ये अपने आप में यही पूरे का पूरा एलिमेंट है ब्रैकेट के साथ ही। ये बात इसमें समझने वाली है। अब 3 4 सी का एलिमेंट है, इट्स बिलोंग्स टू सी। सी लेने की बजाय कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि वो कंटेनमेंट भी फिर सी जैसी हो जाएगी। चलो इसको डी कर देते हैं, डी कर देते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, थोड़ा सा पॉइंट है जो बता रही हूँ इसके अंदर, यही पॉइंट है, यहाँ पर वो आपको फंसाएगा। क्योंकि ये एलिमेंट है, क्योंकि बेटा ये सेट के अंदर पड़ा है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 5 बिलोंग्स टू डी, 1 बिलोंग्स टू डी, 2 बिलोंग्स टू डी, 3 4 आपका सेट है, दैट बिलोंग्स टू डी, 5 बिलोंग्स टू डी। अब मैंने क्या किया कि ऐसे करके इसके एलिमेंट का एक सेट बना दिया। अब जब मैं एलिमेंट का सेट करूंगी तो ये कंटेन्ड इन डी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फिर ये 3 4 इसका सेट बना सकते हैं? तो मैंने कहा ठीक है बना लो। ये एक पूरा एलिमेंट है, याद रखना, जब वो सेट के अंदर पड़ा है, चाहे वो सेट की फॉर्म में ही है, चाहे वो एक छोटे सबसेट की फॉर्म में है, वो आपके पास एलिमेंट है, वो सबसेट नहीं है। हाँ, एक एलिमेंट का भी आप उठाकर सबसेट बना सकते हैं। दिस इज अ सबसेट ऑफ डी। अब और सबसेट बना रही हूँ, पहले सुन लीजिए, अभी मैं चैट बॉक्स में नहीं देख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा, सपोज मैंने लिखा 3 4 कॉमा 2 कॉमा 5। अब ये एक एलिमेंट है, दिस इज अ सबसेट ऑफ डी। फिर एक एलिमेंट उठाया मैंने, जैसे मैंने 1 उठाया था, उसको मैंने ब्रैकेट में डाला। यहाँ मैं लिखूंगी सबसेट ऑफ डी। यहाँ मैंने लिखा था बिलोंग्स टू डी। 3 4 को जब मैंने इसी तरह से, मतलब पूरा एलिमेंट उठा के लिखा था, पूरा एलिमेंट का मतलब पूरी ब्रैकेट, मतलब ये अंदर जो पड़ा हुआ है वो मेरे लिए एक एलिमेंट है। लेकिन अगर उस एलिमेंट को उठाकर मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ तो वो एक सबसेट बन जाता है। बताओ कितने लोगों को ये बात समझ आई? अगर मैं लिखती हूँ 1 कंटेन्ड इन ए, रॉन्ग, क्योंकि एलिमेंट के लिए कभी भी कंटेनमेंट यूज नहीं होगी, एलिमेंट के लिए बिलोंगिंगनेस यूज होगी। बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर अभी डाउट आ रहा है, मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने क्या बोला कि जो तुम्हारा 3 4 है उसको तुम, अच्छा एक मिनट, एक एक पॉइंट और, किसी ने ऐसे लिख दिया, 2 कहता है कि मैंने तो ये देखे ही नहीं, ये कौन है ये 3 और 4 कौन है? क्यों? क्योंकि 2 ने तो सिर्फ हमेशा इसको ब्रैकेट के अंदर ही देखा है। ये कोई कोई इसका, अगर ये कोई मुझसे कहे कि ये इसका सबसेट है, जिसको ये बात नहीं पता होगी कि भाई 3 4 तो ये तो बेचारे जन्म जन्म में बंध गए, जहां जाएंगे इकट्ठे ही जाएंगे जब हम सबसेट और बिलोंगिंगनेस की बात करेंगे। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि 3 और 4 के साथ उसके बीच में कोई घुस जाए। बताओ मेरी बात समझ आ गई? दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ डी, क्योंकि 3 4 और ब्रैकेट ये इसका शेल हो गया, ये अपने शेल से बाहर नहीं निकल सकता। हाँ जी भाई, कितने लोगों को ये बात समझ आई है बेटा? अब हाथ खड़े करो और अब बताओ क्या डाउट आ रहा है। अगर डाउट आ रहा है तो बताइए, नहीं तो फिर और एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है गुरमीत, रिपीट कर रही हूँ। ठीक है निशांत, हर शब्द आप लोगों को हो गया क्लियर? ठीक है। अच्छा मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर मैं 3 4 2 लिखूं, अब इसके अंदर अगर आप कहोगे, देखो अगर आप कहोगे कि 5 एक एलिमेंट लिया मैंने यहाँ पर 5,
देखो आप ऐसे लिख सकते हो क्या 5 कंटेन्ड इन डी? नहीं, क्यों? क्योंकि 5 तो एलिमेंट है, एलिमेंट हमेशा क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तो अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर, अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ कि 3 4 बिलोंग्स टू डी, तो गलत है क्या? नहीं, क्योंकि 3 4 और ब्रैकेट ये पूरा एलिमेंट है बच्चे इसमें, दिस इज अ कंप्लीट एलिमेंट। इसको मैं अलग नहीं कर सकती, इसको मैं तोड़ नहीं सकती हूँ। अगर आप लिखोगे कि 3 बिलोंग्स टू डी, तो ये भी गलत हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि डी जो है वो 3 को नहीं जानता है, वो तो उसके अंदर पड़े हुए पूरे एलिमेंट को जानता है, और ये पूरी की पूरी ब्रैकेट है एलिमेंट के अंदर। बताओ मेरी बात समझ आई? 4 भी बिलोंग नहीं करता है डी में, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू डी, बट 3 4 और ये ब्रैकेट के साथ ये एक नंबर, दैट मीन्स एक एलिमेंट, एक नंबर कॉमा और इस दो कॉमास के बीच में जो नंबर वही एलिमेंट। ये पूरे का पूरा अपने दिमाग में पिक्चर खींच लो कि भाई ये ब्रैकेट दोनों कॉमास के अंदर है, दिस विल शो द बिलोंगिंगनेस, नॉट कंटेनमेंट, स्टिल बिकॉज इट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ सबसेट, ऑलरेडी लिखा हुआ है सबसेट की फॉर्म में, लेकिन मुझे ऐसे नहीं सोचना है। मुझे तो यहाँ से जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो 1 जो है वो डी का एलिमेंट है, 2 भी डी का एलिमेंट है, ये ब्रैकेट पूरा डी का एलिमेंट है। द मोमेंट आई यूज द वर्ड इट्स एन एलिमेंट ऑफ डी, दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया कि बिलोंगिंगनेस की बात आ गई। बताओ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, जितना भी? हाँ जी गुरमीत, इज इट क्लियर? ठीक है, तो बेटा ये जो चीज है ये मेन क्लियर होनी जरूरी है। अब मैंने आपको क्या कहा, 3 भी जो है डी में नहीं पढ़ा है, अलग से नहीं पढ़ा है। अफकोर्स बेटा नहीं समझ आएगा तो और रिपीट हो जाएगा और एग्जाम्पल ले लेंगे, बट मेन बात जो है वो तुम्हें ये समझ आनी चाहिए कि जो सेट के अंदर पड़े हैं वो एलिमेंट हैं, चाहे वो सबसेट की फॉर्म में ही पड़े हुए हैं, हमें दिखने में भी बताया गया था। लेकिन अब मैं इसको उठाकर 3 4 को उठाकर, ये देखो 2 जगह मैंने इसको यूज किया है। यहाँ मैंने लिखा बिलोंग्स टू डी, तो ये करेक्ट है। अगर मैंने लिखा 3 4 का एलिमेंट उठाया, उसको सेट के अंदर डाल दिया, तो ये सबसेट बन गया, ये भी करेक्ट है। अगर मैं सीधा लिख देती कि 3 4 जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर ये देखो एक एक स्टेप और लिख रही हूँ। अगर मैं सीधा लिख देती कि 3 4 जो है वो क्या है, 3 4 सबसेट ऑफ डी का है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। 3 4 ये आपके पास है, ये आपके पास बिलोंग्स टू डी इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर है? आई बात समझ में बेटा? समझ आ गई सबको? हर शब्द अभी इस वीक में तो नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा फिर अभी मैं एंड कर रही हूँ, कोई मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। तो अब होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आज आपको भेज दूंगी, सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो वीडियो तो आपके पास है ही, फिर भी आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू। ओके निशांत, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड।